देश भर में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है और देखा जाए तो न केवल अल्पसंख्यकों का बल्कि दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, आदिवासियों का उत्पीड़न बढ़ा है। लेकिन ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस के मदद से कोई चलने वाली सरकार हो या फिर अभी ताज़ा आया भाजपा की सरकार हो, लगातार मुसलमानों के उत्पीड़न बढ़े हैं। मुसलमानों का तो यहाँ तक कहना होता है कि उन्हें इस देश का नागरिक ही नहीं समझा जाता है, वो बस केवल वोट बैंक है। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए रिहाई मंच से जुड़े राजीव यादव हैं। राजीव यादव लगातार अल्पसंख्यकों के सवाल पर मुख्य रूप से पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम के सिलसिले में राजीव यादव दिल्ली आए और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। राजीव यादव से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश में लगातार सरकारों का बदलना जारी है। ऐसे समय में जो एक्टिविस्ट हैं उनके सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तो राजीव, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि इन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आप देश के अल्पसंख्यक समुदाय को, दलितों को, पिछड़ों को कहाँ देखते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि पिछले दिनों जो राजनीति हुई और लगातार दुनिया में जो भी राजनीति होती है, हर राजनीति अपने लिए एक जनता का निर्माण करती है। और पिछले दिन ये हुआ कि जो पूरा संघ परिवार और हिंदुत्व फोर्सेस तमाम इनकी जो पूरा प्रयास था, इन्होंने पिछले 70 सालों में अपने मन मुताबिक एक जनता का निर्माण कर लिया है। जो सेकुलर फोर्सेस थी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी, उन्होंने वो उस जनता का कोई निर्माण नहीं किया। तो निसंदेह उनकी जो जनता जब उनकी होगी तो जीत उनकी होगी। तो और जहाँ तक मामला है कि उत्तर प्रदेश का जैसे अभी पूरा हाल फिलहाल में जो रिज़ल्ट आया है और जिस तरीके से 2014 में भी रिज़ल्ट आया है, जब तक अगर हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि जो हिंदुआइजेशन प्रोसेस है वो बीजेपी करती है, जो लगातार जो एक डिबेट इसके बाद आ रही है, लगातार आ रही है कि जो लोगों ने आम जनता की इश्यूज़ को नहीं टैकल किया, उसके मूलभूत सवालों को नहीं टैकल किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसी भी चुनाव के दरमियान कोई कह देगा कि कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठ जाएगा, किसी 8 तारीख को चुनाव होने रहेंगे और उसके 3 दिन पहले मोदी जी जो है मार्च करते रहेंगे बनारस की सड़कों पर और 7 तारीख को किसी सैफुल्ला नाम के व्यक्ति का लखनऊ में इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो संस्कृताइज हिंदुआई जनता है वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में चली जाएगी। तो आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो खतरा है कि जो हिंदुआइजेशन प्रोसेस है वो उसको कैसे आप रोकेंगे, उसके खिलाफ कैसे आप खड़ा करेंगे। और जहाँ तक यूपी बिहार का सवाल रहा, यूपी बिहार में जो बात हो रही है कि कोई सेकुलर राजनीति, आखिर में कोई सेकुलर ब्लॉक का वोट तैयार किया कि नहीं? लालू जी ने, नीतीश जी ने, माया जी ने, मुलायम ने, कोई सेकुलर ब्लॉक तो तैयार नहीं है। वो जाति आधारित ब्लॉक है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से अगर धर्म आधारित राजनीति जो है अगर वो गलत है तो ठीक, अगर जाति अस्मिता की राजनीति, उसमें सामाजिक न्याय के प्रश्नों को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो वो अस्मिता का बोझ जो है जाति आधार पर जब ऊपर जाएगा तो उसको वो अंतोगत्वा उसको धर्म में विलीन होना पड़ेगा, और जो कि यूपी में हुआ। लेकिन राजीव जी, इस पूरे मसले को अगर हम राजनीतिक तरीके से समझें तो ये जो फासिस्ट ताकतों का उभार है, इसको हम उनकी सफलता के रूप में आंकें या जो खुद को सेकुलर फोर्स कहते रहें, उनके रहनुमा कहते रहें, उनकी हार के रूप में देखें? ये देखिए, ये पूरा जो सेकुलरिज्म का जो या जो फांसीवाद की जो पूरा बातचीत है, इसमें जो तमाम फोर्सेस थे जो भाजपा के खिलाफ जिनको लड़ना था वो उनकी हार, क्योंकि उन्होंने जनता को अपने सवालों पे अपने जो उसके नीति मूलगत सिद्धांत है उन पे तो खड़ा नहीं किया जो है। दूसरा कि जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ मंडल कमीशन की बात करिए कि मंडल कमीशन पर 2 प्रदेशों में 27 साल से राजनीति हो रही है, लेकिन मंडल कमीशन पे ओनली वन आरक्षण पे बात होती है। मंडल कमीशन सिर्फ आरक्षण नहीं था, मंडल कमीशन में बहुत सारी चीज़ें थी। अगर सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात करेंगे तो अगर यादव तो एक ऐसी जाति है, उसके पास तो जो बहुत पहले से वो जो बलशाली रही, लेकिन कृषक जात थी इसलिए उसको मंडल कमीशन में रखा गया। ऐसी बहुत सारी डिबेट है। लेकिन आप अभी देखिए बिहार में अभी भागलपुर में 69 का जो लोगों को पट्टा मिला है, उस पर आज नीतीश सरकार में वो लोग धरना देते हैं तो उनको पीट के मारा जाता है। आखिर में 27 सालों की राजनीति में, सामाजिक न्याय की राजनीति में आखिर में
क्यों उनको आज तक ज़मीन नहीं मुहैया कर पाई। तो आखिर में सवाल उठता है कि आखिर में वो कब तक सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर रहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब उनको कोई धर्म आधारित राजनीति और उसमें विकास का जब जो है उसमें मक्खन लगा के पेश करती है, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये हमको जो है यहाँ पर विकास भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा धर्म भी बच जाएगा। लेकिन राजीव, अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि मार्क्सवाद ख़त्म हो गया, गांधीवाद ख़त्म हो गया, अम्बेडकरवाद ख़त्म हो गया, एक निर्वाद सा नहीं दिखता? इन वादों की अहमियत अब क्या रह गई है? देखिए क्या है कि मार्क्सवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद का जो पूरा सवाल है नए सिरे से मुझे लगता है कि प्रासंगिक भी हुआ है। आज जो बात हो रही है, तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है, आज तमाम लोग जो अगर देखा जाए कि 92 के बाद जिस तरीके से गांधी जी को तमाम लोगों ने स्वीकारा जो है, ठीक इसी तरह से आप देखिए कि 2014 के बाद रोहित वेमुला की घटना के बाद एक बार भारत में मनुवाद पे बहस हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो पूरी इसको इन जो वादों को जो इम्प्लीमेंट करना है जिस राजनीति को, वो राजनीतिक धरातल नहीं है। दूसरा एक चीज़ बहुत क्लियरिटी इस बात को देखना चाहिए कि आज गांधी जी जो है के बारे में डिबेट होती, जब भी दंगा होता है कोई डिबेट होती है कि वो जो है फला दंगे में जा कर के वहाँ पर लोगों के बीच में गए और लोगों में शांति स्थापित की। गांधी जितना मुसलमानों के बीच में लोकप्रिय थे उतना हिंदुओं के बीच में लोकप्रिय थे। उन्होंने कभी अपने आप को किसी समुदाय में काटा नहीं। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में क्या हो रहा है कि भाजपा ने जो पूरा हिंदुत्ववादी फोर्सेस ने जब उन्हें वंचित समाज के जब सवाल उठाते हैं, तो आज वैसे वंचित समाज का सवाल उठाइए तो उन्हें ये बात कि आप तो दलित का उठाते हैं, मुसलमान का उठाते हैं। उन्होंने एक गलत तरीके से प्रचारित कर दिया है कि ये भाई कि ये फोर्सेस तो जातिवादी हैं या फिर किसी संप्रदाय विशेष की बात करते हैं। अगर इतना ही 70 साल से तुष्टीकरण हो रहा था तो आखिर में मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? आखिर में सच्चर कमेटी को क्यों लिखना पड़ रहा है कि उनकी दलितों की स्थिति बुरी है? आखिर उनका तो तुष्टीकरण हो चुका था। अगर दलितों के साथ 70 साल की राजनीति में उनके साथ अगर इतना ही जातिवादी तरीके से तमाम लोगों ने उनका साथ निभाया होता, तो आखिर में क्यों उनको आज भी वो जगह जगह पर जालौन से लेकर पूरा बुंदेलखंड से लेकर ऊना से लेकर क्यों पूरे देश में पीटे जा रहे हैं? राजीव, ये बताइए कि अगर जो खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग कहते हैं, जहाँ तक कि नीतीश कुमार, लालू यादव का सवाल है, नीतीश कुमार ही हैं जो सवर्ण आयोग का गठन करते हैं और अमीरदास आयोग को भंग करते हैं, तो इनकी जो भूमिका है उसको जनता कुल रूप से नकार चुकी है। सामाजिक न्याय का जो ढोल बजाते हैं उनको नकार चुकी है। तो यह नई राजनीति का भी समय लगता है। लेकिन आप लोग जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, आप खासकर रिहाई मंच के साथ आप लगातार भागलपुर से लेकर दिल्ली तक सभाओं में, सेमिनार में, सड़कों पर जा रहे हैं, अलग अलग घटनाओं को एड्रेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यह नई राजनीति का समय है? तो अभी आपसे बात करते हुए हम यह समझें कि राजीव यादव किसी नए विकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल आप कह रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि जो सवर्ण आयोग की आपने बात कही, और ठीक आप देखिए कि जो मुलायम और उनके बेटे अखिलेश के बीच में जो कंट्राडिक्शन उभरा जो है, वो उभरा इसलिए उभरा क्योंकि अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया था कि जिन मुलायम सिंह यादव की सफलता का बहुत बड़ा राज था कि उस समय एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम मजलिस, दूसरा कि जो ओबीसी की जो छोटी छोटी कास्ट के लोग थे उनको उन्होंने साधा था। अखिलेश यादव ने इस बात को देखा कि जो माइनॉरिटी के सवाल पे वो पूरा बैक हो चुके थे, जो उनके पिता ने भी उनके ऊपर आरोप लगा दिया था। दूसरा कि जो छोटी छोटी कास्ट थी उनकी जो अपनी ज़रूरतें थी, उनकी जो मांगें थी, उनकी जो क्या कहते हैं राजनीतिक आकांक्षाएँ थी, उनको भी नहीं पूरा कर पाए, तो वो बैक गए और वो कहे कि विकास की राजनीति। लेकिन ये चीज़ बता रही है कि जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, सामाजिक न्याय का राजनीति एक नए राजनीति की तरफ मांग रही है, जनता मांग रही है। दूसरी तरफ कि जहाँ पर अगर जो एक बड़ा बात डिबेट आ रही कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन अगर मायावती से हटा है, तो सवाल इस बात का है कि आखिर में वो दलितों के क्या सेक्शन को जो माइनॉरिटी से हटा है उसको जो ये मौजूदा भाजपा की राजनीति है, जो कि मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और गुजरात में सालों साल से नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर क्या वो दलितों को उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे? मेरे मुताबिक नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाते तो शायद ऊना जैसी बड़ी घटना नहीं होती। तो निसंदेह एक समीकरण ये बन रहा है कि दलित, ओबीसी या माइनॉरिटी का जो पूरा सवाल है वो नए सिरे से प्रासंगिक होगा। लेकिन इस बात को देखना पड़ेगा कि जो मुझे लगता है कि इस समय चार चीज़ों को बहुत आपको सिरे से देखना पड़ेगा कि जो अस्मिता का सवाल है
अस्मिता का जो सवाल है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अस्मिता का सवाल को भी बीजेपी एड्रेस कर ले जा रही है ओम प्रकाश राजभर से, कोई उपेंद्र कुशवाहा के रूप में जो है। दूसरा कि देश प्रेम की जो परिभाषा है वो तमाम जो वंचित समाज के सवाल उठाने वाले लोग हैं, दलित है, माइनॉरिटी, तमाम लोगों को एक उसमें देशद्रोही घोषित कर दिया है। तो एक देश प्रेम की आपको परिभाषा करनी पड़ेगी। और तीसरा कि जो आर्थिक पहलू पे जो पूरा सवाल है कि आर्थिक एजेंडे पे भी आपको बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मायावती जी लगातार बोलती नहीं हैं, लेकिन जबकि उनके पास एक आर्थिक ढांचा पे बातचीत करने के लिए उनके प्रोग्राम में आप देखेंगे तो है, लेकिन वो नहीं बात किया उन्होंने चुनाव में। तो जनता का जो मामला है कि वो आर्थिक पे भी वो बात करना चाह रही है, क्योंकि निश्चित रूप से वो देख रही है कि जो क्योंकि वो सब्सिडाइज माइंडसेट जो डाला गया जनता का, तो उसमें वो सोशल रिफॉर्म से ज़्यादा अपन जब से जैसे आरटीआई और तमाम अधिकार आए तब से वो चाहती है कि हमको कुछ अधिकारों के तहत भी हमको कुछ मुहैया हो, और बिना वैसी राजनीति के वो नहीं खड़ी होगी। इसीलिए आप देखिए कि अखिलेश यादव लोहिया आवास योजना देकर विफल हो गए हैं, लेकिन उज्ज्वला कनेक्शन बांट करके भाजपा सफल हो गई, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो उसके जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको वो अपने कॉर्पोरेट राजनीति से के बावजूद भी उसको एड्रेस कर रही है। तो ये थे हमारे साथ राजीव यादव, जिन्होंने देश के तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर हमसे बात की। साथ ही राजीव यादव यह बता रहे हैं कि देश नया राजनीतिक विकल्प खोज रहा है और ये लोग खुद नए राजनीतिक विकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।